ओके क्लास। तो आज हम हमारे जुलाई मंथ के जो छठा चैप्टर है हमारा नाशक कीट प्रबंधन इसके बारे में स्टडी करेंगे और ये हमारा इस जुलाई महीने का छठा चैप्टर होगा। ओके, तो सबसे पहले नाशक जीव या पेस्ट किसे कहते हैं? हाँ, तो नाशक जीव से हमारा मतलब उस प्राणी से है जो अत्यधिक संख्या में उपस्थित होकर मानव जाति को हानि पहुंचाता हो। किस प्रकार की हानि? हमें कोई आर्थिक हानि ये पहुंचाता हो। ठीक है, जैसे किस प्रकार से कि ये हानि जो है वो फसलों को नष्ट करके और हो सकती है, या हमारे जो उत्पाद हमने स्टोर करके रखे हुए हैं उनसे हो सकती है, उनको ये नुकसान पहुंचाए, या हमारे जो घर में जो चीज़ें पाई जाती हैं जैसे आपका फर्नीचर हुआ है ना, या कपड़े हुए, पुस्तकें हुई, चमड़े का सामान हुआ, इनको अगर ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो कीटों के बारे में हम जानते हैं कि ये कीट जो हैं बहुत कुछ हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ा था आर्थ्रोपोडा का। तो कुछ कीट हमारे लिए लाभदायक हैं, लेकिन अधिकांश जो कीट हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो या तो वो रोगों के वाहक हैं या परजीवी के रूप में शरीर के भीतर या शरीर के बाहर रखकर आंतरिक या बाह्य परजीवी के रूप में रह करके और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हम किस जीव को पेस्ट कहेंगे, नाशक जीव किस जीव को हम कहेंगे, उसको अगर हम देखें तो पहली चीज ये है कि उसका नंबर जो है बहुत अधिक संख्या में होना चाहिए। दूसरी चीज कि उसके द्वारा जो हानि हमें हो रही है वो हानि आर्थिक, मानसिक या शारीरिक, 3 प्रकार की हानियां जो है हमें हो सकती है। वो कितने बड़े भूभाग पर है और कितनी हानि उससे हमें हो रही है। तो ब्राइन जो है उन्होंने, तो हम बात कर रहे थे कि कीट जो है वो जंतु जगत में सबसे अधिक जातियों वाले संख्यात्मक समूहों का निर्माण करता है और ये हमारे प्रतिवर्ष फसल का 5 से 15% भाग जो है ये नष्ट कर देता है, और ये हानि जो लगभग $5 बिलियन पर ईयर की होती है। हाँ, तो इससे हमारे जो पालतू पशु हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है, उनको शारीरिक कष्ट होता है और उनसे जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो कम होने लग जाते हैं। ओके, तो लाभ की अगर हम बात करें तो जो लाख और मधुमक्खी वाला जो था ये मैं बता चुका था। यहाँ हम केवल इनसे हानि की बात करेंगे कि जो मांस, अंडे, ऊन, रेशम आदि का उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है और कई बार जो है वो इनकी हानि हो जाती है। तो हमारे देश भारत में लगभग 700 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष हानि जो है वो इन इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा पहुंचाई जाती है, इसलिए इनका नियंत्रण करना हमारे लिए जरूरी है। तो कीट जो है वो सदैव हमारे साथ रहते हैं और हमसे ही ये भोजन, जो हमारा भोजन है उस भोजन से ये अपना हिस्सा लेते हैं। तो ब्राइन जो है उन्होंने नाशक कीट के प्रबंधन की एक संकल्पना, हाइपोथेसिस प्रस्तुत की और उन्होंने ये कहा कि पेस्ट इज एनी एनिमल और प्लांट detrimental to human or human concern. The term is particularly used for creatures that damage crops, livestock and forestry or cause a nuisance to people, especially in their home. क्या मतलब हुआ इसका कि इसके अनुसार नाशक जीव या कीट की संख्या को इस स्तर तक नियंत्रित की। पहली चीज तो ये कि उन्होंने नाशक कीट के बारे में क्या कहा था, जो हमने ऊपर से कहा था कि हानि पहुंचाता हो, आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हानि पहुंचाता हो, नंबर ज्यादा होना चाहिए उसका। ठीक है, और ये किस किस चीज़ को नुकसान पहुंचाता है? हमारी फसलों को, हमारे जो लाइव स्टॉक यानी हमने जो पालतू जानवर जो पाल रखे हैं उनको, और हमारे फॉरेस्ट को, जो वन उपज है उसको ये नुकसान पहुंचाता हो, और हमारे घरों में ये एक न्यूसेंस क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कॉकरोच हो गया आपके घर में, है ना, तो वो भी एक पेस्ट है। ओके, खटमल हो गए, वो भी एक पेस्ट है। तो इनको हम पेस्ट कहेंगे। तो इनको किस तरह से रोका जा सकता है? तो उन्होंने एक संकल्पना दी कि उनको इस स्तर तक नियंत्रित किया जा सकता है, जाना चाहिए, जिससे कि हमारी फसलों को, हमारे लाइव स्टॉक को या हमारा जो संग्रहित अनाज है
उसको होने वाली हानि से रोका जा सके। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पेस्ट मैनेजमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि या तो जीव को मार दें या उसकी प्रजनन क्रिया को रोक दें, जिससे कि इनका नंबर जो है वो कंट्रोल रहे हैं। हम उनको पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये फूड चेन का एक एसेंशियल पार्ट है और उससे हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित होगी। तो इसके लिए इनको एक विधि जो है वो विकसित की गई, जिसको कि हम एकीकृत नाशजीवी प्रबंध कहा जाता है। एकीकृत नाशजीवी प्रबंध, इससे हमारा मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एकीकृत नाशजीवी प्रबंध से क्या आशय है हमारा। तो हम क्या करते हैं कि जो एक या एक से अधिक पेस्ट जो है या उनसे होने वाले जो रोग हैं उनका 2 या 2 से अधिक नियंत्रण की विधियां जो हैं उनको काम में लाया जाता है, जैसे कल्चरल, बायोलॉजिकल और सेंसेंटेंट वेराइटीज। सस्टेनेबल जो वेराइटीज हैं इनके समन्वय से उपयोग किया जा सकता है, और इसमें नाशक बाहर जो है रसायनों का प्रयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता है, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि जो हम केमिकल्स काम में लेते हैं वो हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं और प्रदूषण का एक जो कारक है वो बन सकते हैं। इसलिए हमें पूरी सावधानी जो है वो इनके बारे में हमें रखनी पड़ेगी। अब मतलब क्या है इसका कि आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से हमारा क्या मतलब है। इसको अगर आप देखें तो एकीकृत नाशजीवी प्रबंध या आईपीएम, हम कीट और खरपतवार जो हमारे उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं उनका मैनेजमेंट जो है वो करने का एक प्रयास है। ये कम खर्चीली विधि है और पर्यावरण को भी इससे कम नुकसान जो है वो हमें पहुंचता है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत नाशजीव प्रबंध को काम में लिया जाता है। इसमें मौलिक रूप से सभी प्रकार के नाशजीवों को नियंत्रण करने के लिए इसकी खोज जो है वो की गई थी। एकीकृत नाशजीवी प्रबंध ये वाला हमने देख लिया है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि प्राकृतिक नियंत्रण क्या है। पहली चीज जो है प्राकृतिक नियंत्रण, कि प्रकृति में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो स्वयं कीटों की संख्या को कम कर देते हैं और इन कारकों पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है, और इन्हीं कारकों से प्रकृति में कीटों की संख्या का संतुलन जो है वो बना हुआ रहता है। इन कारकों को हम हमारे लाभ के लिए किस प्रकार से काम में ले सकते हैं, ये प्राकृतिक कारक हैं। जैसे पहला हम देखें कि जलवायु संबंधित कारक। जलवायु संबंधित कारक जो है, क्योंकि कीटों के जीवन चक्र पर मौसम का प्रभाव पड़ता है और मौसम जो है वो अक्षांश और देशांतर पर निर्भर रहते हैं जो बदले नहीं जा सकते हैं, इसलिए किसी स्थान का मौसम किस प्रकार का है वो निश्चित रहता है। तो इसमें तापमान, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, वहाँ होने वाली रेनफॉल यानी वर्षा की मात्रा, वायु और प्रकाश और वायुमंडलीय दाब, इन सब का प्रभाव कीटों के ऊपर पड़ता है। जैसे अगर हम ताप की बात करें तो कीटों के विकास के लिए 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप जो है वो उचित रहता है। इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम रखें तो उनके जीवन की क्रियाएं धीमी हो जाती है और इस अवस्था में कीट जो है वो टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया है तो ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। और तापमान में बदलाव का विपरीत असर होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तापमान कीटों के क्षेत्रीय या विस्तृत विवरण, विकास व वृद्धि की दर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जो है वो डालता है। ओके, दूसरा कारक है नमी या आर्द्रता। तो सामान्यतः 60 to 80% जो ह्यूमिडिटी है वो कीटों के लिए अनुकूल होती है, और कमी होने पर क्या होगा कि इसकी कमी होने पर कीटों की मृत्यु हो जाती है। जैसे अगर आपने अनाज को भंडारित करके रख रखा है, घर में जो अनाज हम रखते हैं वहाँ अगर नमी ज़्यादा हो जाती है तो कीट जो है वो बढ़ जाते हैं
और अगर अनाज को अच्छी तरह से सूखा करके और रखा गया है तो कीटों की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। ओके, देन रेनफॉल या वर्षा से क्या होगा कि कीट, उनके लार्वा, अंडे और प्यूपा नष्ट हो जाते हैं और जो जमीन के अंदर जो कीट रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे दीमक जो है वो अगर खेतों में हमारे है तो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन खेत में अगर पानी भर जाता है तो वो वहां से दूर चली जाएगी या वहां पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ओके, देन वायु। हवा जो है ये कीटों के नियंत्रण में सहायक होती है। कीटों का प्रसार जो है हवा के माध्यम से होता है। जैसे टिड्डियों का भी हम हमारे यहाँ देख रहे हैं कि हवा की रफ्तार अगर तेज होती है तो कीट जो है वो दूर तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर हवा की रफ्तार और अधिक तेज होती है तो ये अपने जो अनुकूल स्थान है उसकी बजाय प्रतिकूल स्थान पर भी पहुंच सकते हैं, जिससे कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और अगर हवाएं तेज चलती है तो नमी कम हो जाती है और इसका भी प्रतिकूल अवसर जो है वो चलता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मार्च के महीने में तेज और गर्म हवाएं चलती हैं और जिसकी वजह से महू जो रोग होता है, मोइला जिसे हम कहते हैं, वो सरसों पे ज़्यादा पाया जाता है और ये मार्च के आसपास आते आते खत्म हो जाता है। इसी तरह से सूरज का प्रकाश जो है इनके प्रजनन पर बहुत असर पड़ता है। तेज धूप जो है वो इनके लिए नुकसानदायक होती है क्योंकि इनके अंडे और प्यूपा जो